हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका टाइटल है मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग COP, यानी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के और कौन कौन से मेथड हैं। इससे पहले हमने सुपर हीटिंग और अंडर कूलिंग मेथड को यूज़ करते हुए COP इम्प्रूवमेंट के एनालिसिस किए थे और उसमें हमने पाया था कि अंडर कूलिंग या अवशीतन या अंडर कूलिंग को सब कूलिंग भी कहते हैं कुछ बुक में, वो इम्पोर्टेंट हैं COP बढ़ाने के लिए और COP इम्प्रूव होती है। तो उसी का एनालिसिस करते हुए आगे हमने 4 मेथड COP को इम्प्रूव करने के एनालिसिस किए जाने हैं। तो आज की हमारी जो यूनिट है वो है 2.3, यूनिट नंबर 2.3, और इसका सिलेबस के अकॉर्डिंग टाइटल है मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग COP और हमारे सब्जेक्ट का नाम है MA 301 रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, प्रशीतन एवं वातानुकूलन, MA 301। तो इसमें शुरू करते हैं। मेरा नाम है हरीश धवन, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। और आज का टॉपिक शुरू करने से पहले एक बार पुनः सब कूलिंग मेथड को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं बार बार आप सभी लोगों से यह निवेदन कर रहा हूँ कि आप वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल को सबसे पहले थ्योरेटिकली समझें। किस प्रोसेस के बाद हमारा प्रशीतक किस स्थिति में होता है, संपीड़न के पश्चात रेफ्रिजरेंट की क्या स्थिति है, संघनन के पश्चात हमारा प्रशीतक किस अवस्था में रहता है, प्रसारण के पश्चात हमारा प्रशीतक किस अवस्था में रहता है, और लास्ट वाला प्रोसेस जिसे बोलते हैं हम वाष्पन। तो ये 4 प्रक्रियाएं पूरे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल में होती हैं और इन चारों प्रक्रियाओं में हमें हमारे प्रशीतक की स्थिति का ज्ञान होना अति आवश्यक है। जब तक हम हमारे प्रशीतक का ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाएंगे तब तक हम pH या TS डायग्राम को नहीं समझ पाएंगे, और जब हम pH और TS डायग्राम को समझेंगे तो हमें सुपर हीटिंग और अंडर कूलिंग मेथड के बारे में एनालिसिस होगा। सुपर हीटिंग को एनालिसिस करने के बाद आप पाते हैं कि ये COP में इतना इम्प्रूवमेंट नहीं करता है, लेकिन अंडर कूलिंग या सब कूलिंग या हिंदी में अवशीतन ये कुछ लेवल तक हमारी COP को इम्प्रूव करता है। तो अब सबसे पहले हम COP पर ही आ जाते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमारी रेफ्रिजरेटिंग मशीन को एनालिसिस करने का एक बेहतर जो विश्लेषण है वो है इसका परफॉर्मेंस। हमारी मशीन की परफॉर्मेंस को निकालने के लिए एक गुणांक निकालते हैं जिसे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। और ये जो होता है मैथमेटिकली इसको कहते हैं हम प्रशीतन प्रभाव या रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क डन बाय द कंप्रेसर। तो ये हमारा COP का फार्मूला है और हम ये देखते हैं कि COP के फार्मूले में COP इज इक्वल्स टू रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क डन बाय द कंप्रेसर। इट मीन्स जितना रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बढ़ेगा उतनी ही COP बढ़ेगी। अगर कंप्रेसर वर्क कांस्टेंट रहता है, इट मीन्स COP समानुपाती है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट के
और व्यत क्रमानुपाती है वर्क डन बाय द कंप्रेसर। समानुपाती मीन्स प्रोपोर्शनल। COP is proportional to रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। तो इसको मैं एक बार फॉर्मूले से लिख के बताता हूँ आपको। COP ये लिख दिया मैंने, COP, और ये होती है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट या प्रशीतन प्रभाव डिवाइडेड बाय वर्क डन बाय द कंप्रेसर। इसे मैं दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिख सकता हूँ, COP इज प्रोपोर्शनल टू रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और दूसरे शब्दों में मैं दूसरी तरह से ये भी लिख सकता हूँ, COP is inversely proportional to work done by the compressor। ये मैंने मैथमेटिकल फार्मूले से आपको समझाने का प्रयास किया है, और इसमें आप देख पा रहे हैं कि COP जो हमारी है वो इन दो पैरामीटर्स पे अत्यधिक निर्भर करती है। अगर हमारा प्रशीतन प्रभाव यानी कूलिंग बढ़ेगी तो COP भी बढ़ेगी, लेकिन अगर हमारी कूलिंग कांस्टेंट है और वर्क डन बाय द कंप्रेसर बढ़ा दिया तो क्या होगा, COP कम होती जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं जितनी COP बढ़ेगी उतना का उतना कूलिंग भी बढ़ेगा, और जितनी कूलिंग बढ़ेगी उतनी परफॉर्मेंस हमारी रेफ्रिजरेटिंग मशीन की अत्यधिक होगी। तो इस तरह से हमने ये जो COP है इसको बताने का प्रयास आपको किया है। अब हम वापस pH डायग्राम पर आ जाते हैं। ये मैंने एक pH डायग्राम वापस लिया है आप लोगों के लिए। आपके लिए जो pH डायग्राम है वो इस प्रकार है। तो ये हमारा pH डायग्राम है, और ये pH डायग्राम, ये जो pH डायग्राम है वो आप देख पा रहे हैं कि इसमें y एक्सिस पर प्रेशर दिखाया हुआ है, x एक्सिस पर एंथैल्पी दिखाई हुई है, और हमारे जो चार प्रोसेस हैं, ये चार प्रोसेस को हमने इस तरह दिखा रखा है। 1 से 2 हमारा कंप्रेशन प्रोसेस है, 2 से 3 कंडेंसेशन प्रोसेस है, 3 से 4 हमारा एक्सपांसन प्रोसेस है, और 4 से 1 हमारा इवेपोरेशन प्रोसेस है। तो इसको देख पा रहे हैं आप, इस तरह से इवेपोरेशन प्रोसेस है। ये हमारा 1 से 2 कंप्रेशन प्रोसेस, 2 से 3 कंडेंसेशन प्रोसेस, 3 से 4 एक्सपांसन प्रोसेस, और 4 से 1 इवेपोरेशन प्रोसेस। अब हमारा ये जो कूलिंग है, ये रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इस प्रोसेस से हो रहा हमारा। तो ये इसके नीचे का जितना भी एरिया ये दिखा रखा है आपको, जितना भी एरिया इसमें दिखा रखा है हमने, ये जो एरिया है ये कहलाता है हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। ये वाला ये रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है, पूरा का पूरा का एरिया ये रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है। और 1 2 3 4 के अंदर का जो एरिया है ये हमारा कंप्रेसर वर्क है। अगर इसको एरिया के हिसाब से देखें तो इस तरह से हमारा ये W हो गया, ये रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट R हो गया। अब अगर हम सब कूलिंग करते हैं, अवशीतन प्रोसेस करते हैं, तो हमारा प्रोसेस कैसे होगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं वापस इस प्रोसेस को दिखाता हूँ। ये हमने 0 से A, O से A, ये हमारा बिंदु संख्या O है, ये वाला O से A, यहाँ से O से A यहाँ तक ये कहलाती है लिक्विड लाइन, और A से B ये है वेपर लाइन, और ये हम A बिंदु हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। और ये वाला जो एरिया है बाहर का, ये सारा का सारा सुपर हीटेड एरिया कहलाता है, ये वेट एरिया कहलाता है, और ये
वेट से अत्यधिक ठंडे करने के पश्चात और ठंडा। अब जैसे ही देखिए कंडेंसेशन प्रोसेस दिखा रखा है 2 से 3 तक, और कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या दिखा रखा है 3 के बाद आगे प्रोसेस और जा रहा है 3 डैश तक। तो यानी जितना वेपर रेफ्रिजरेंट था यहाँ पर वो सारा का सारा कंडेंसेशन के बाद चूँकि ये लिक्विड लाइन को टच कर रहा है तो हम ये क्या मान रहे हैं, ये सारा का सारा रेफ्रिजरेंट या प्रशीतक लिक्विड में चेंज हो गया है और इसे हमने और ठंडा किया और ये जो प्रोसेस है उसका यहाँ तक पहुँच गया है 3 डैश तक। यानी ठंडे को हमने और ठंडा किया तो इसका तापमान और कम हो गया रेफ्रिजरेंट का और ये 3 डैश तक पहुँच गया। तो ये कहलाता है सब कूलिंग रीजन। ये पूरा का पूरा रीजन कहलाता है सब कूलिंग। तो इसका मतलब आपने रेफ्रिजरेंट की सब कूलिंग की है। और सब कूलिंग करने के बाद क्या देख रहे हैं आप, ये 8 डैश वाला जो एरिया है ये सब कूलिंग के बाद इतना कंप्रेसर वर्क बढ़ा है और इतना ये हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट भी बढ़ा है। तो जब एनालिसिस करते हैं तो ये तो डायग्राम से थोड़ा सा बता रखा है, लेकिन एनालिसिस करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जब आप सब कूलिंग करते हैं तो आर डैश डब्ल्यू डैश के कंपेरिजन में ज़्यादा बढ़ता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट ये होता है कि इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं। इस एनालिसिस को हम इस तरह देख सकते हैं। COP जो हमारी इस केस में होगी वो होगी COP बराबर यहाँ पर हो गया R प्लस R डैश और W प्लस W डैश। ये इस तरह से हो जाएगी सब कूलिंग के बाद। और इसमें जो R प्लस R डैश ये अधिक होगा W प्लस W डैश से। इट मीन्स R प्लस R डैश ज़्यादा है, इंक्रीज़ हुआ है, ये जो दोनों का सम है। तो ये जब ज़्यादा बढ़ेगा तो COP भी इंक्रीज़ होगी, COP बढ़ेगी। तो इस तरह से हम इसको डायग्राम को समझ रहे हैं और इस तरह से हमारा ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो मैंने सब कूलिंग को प्रयास किया है आपको बताने का, ठीक तरह से एक बार वापस बार बार बताने का प्रयास किया है। अब हमारे मेथड्स आ जाते हैं। तो हमारे निष्पादन गुणांक में सुधार की जो विधियां हैं वो इस प्रकार हैं और इन विधियों को हम ऐसे लिख सकते हैं। निम्नलिखित विधियों द्वारा एक सरल संतृप्त वाष्प संपीड़न चक्र में सुधार कर सकते हैं। तो हमारा सिंपल सैचुरेटेड वेपर कंप्रेशन साइकिल में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, हम COP इम्प्रूव कर सकते हैं इन 4 मेथड के द्वारा। सबसे पहला मेथड जो है उसको कहते हैं बाई फ्लैश चैम्बर मेथड। फ्लैश चैम्बर को इंस्टॉल करके हम COP कुछ मात्रा में इंक्रीज़ कर सकते हैं। और दूसरा जो मेथड है बाई सब कूलिंग ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट बाय वेपर रेफ्रिजरेंट। तीसरा मेथड है बाई सब कूलिंग ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट बाय एन एक्सटर्नल कूलिंग सोर्स। और लास्ट वाला मेथड है बाई सब कूलिंग ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट बाय लिक्विड रेफ्रिजरेंट। शुरू का जो मेथड है उसको हम देखेंगे कि फ्लैश चैम्बर से कैसे करते हैं। ये मैंने अंग्रेज़ी में भी लिख दी है रेड में, और अगर आपको हिंदी में चाहिए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। प्रसारण वाल्व एवं वाष्पित के मध्य स्फुर कक्ष, इसको बोलते हैं फ्लैश चैम्बर लगाकर। तो बाय इंस्टॉलिंग फ्लैश चैम्बर इन बिटवीन एक्सपेंशन वाल्व एंड इवेपोरेटर, ये पहला मेथड हो गया। दूसरा है संग्राहक किया पूर्व शीतलक लगाकर। तीसरा मेथड है बाष्प प्रशीतक द्वारा द्रव प्रशीतक को अवशीतलन चक्र द्वारा। और लास्ट वाला मेथड जो है वो है संघनित्र से बाहर आने वाले द्रव प्रशीतक को प्रसारण वाल्व से निकलने वाले द्रव प्रशीतक से अधोशीतलित करके। तो ये 4 मेथड है जो हम कंटिन्यू देख रहे हैं। और इसमें मैं सबसे पहले आता हूँ पहले मेथड पर। और ये जो हमारा पहला मेथड है वो है फ्लैश चैम्बर के बारे में है। और फ्लैश चैम्बर ये इस डायग्राम में दिखा रखा है पूरा का पूरा, ये फ्लैश चैम्बर दिखा रखा है हमारे को। और ये फ्लैश चैम्बर लगा रखा है हमने एक्सपांसन वाल्व के बाद। तो हम ये देखते हैं एक्सपांसन वाल्व के पश्चात, एक्सपांसन प्रोसेस के पश्चात हम ये मानते हैं कंडीशन के पश्चात जितना वेपर रेफ्रिजरेंट था वो लिक्विड में चेंज हो गया है। लेकिन एक्सपांसन प्रोसेस के पश्चात कुछ लिक्विड की रेफ्रिजरेंट की जो अवस्था है वो
कुछ वाष्प में बदल जाती है, जिससे बोलते हैं फ्लैश, स्फुर। जैसा कि हिंदी में मैं पढ़ के बता रहा हूँ। जब उच्च दाब द्रव प्रशीतक संघनित्र से निकलकर प्रसारण वाल्व से गुजरता है तो इसकी कुछ मात्रा वाष्पित हो जाती है। द्रव प्रशीतक का यह आंशिक वाष्पन स्फुर कहलाता है। तो ये एक्सपांशन वाल्व के बाद हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट इस प्रोसेस के द्वारा कुछ मात्रा इसकी वेपर में, वाष्प में बदल जाती है, और ये वाष्प अगर आगे इवेपोरेटर में जाएगी तो ये कूलिंग प्राप्त नहीं करती है। हमारा जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो ही कूलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो ही बेस्ट हीट एब्जॉर्प्शन कर सकता है। इसलिए हम यहाँ एक्सपांशन वाल्व के बाद एक चेंबर लगाते हैं, जिसमें हमारी ये जो फ्लैश है ये सेपरेट कर देते हैं हम, और इसको हम डायरेक्टली कंप्रेसर में भेज देते हैं, और रिमेनिंग जो लिक्विड है सिर्फ लिक्विड रेफ्रिजरेंट को हम इवेपोरेटर में भेजते हैं। और इस तरह से सिंपल जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट ये लिक्विड इवेपोरेटर में जाएगा तो कूलिंग इसकी बहुत अच्छी होगी। और इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि वाष्पित्र का आकार छोटा होता है, इसमें डिज़ाइन करेंगे तो इवेपोरेटर छोटा हो जाता है, क्योंकि लिक्विड से ही टैकल करना होता है और वाष्प डायरेक्टली कंप्रेसर में चली जाती है। तो मान लीजिए यहाँ पर 1 किलोग्राम रेफ्रिजरेंट है, 100 ग्राम वेपर डायरेक्टली आपने कंप्रेसर भेज दिए तो 900 ग्राम रेफ्रिजरेंट सीधा इवेपोरेटर में जाएगा, और ये आगे जाके कंप्रेसर में वापस अगेन 900 प्लस 100 ग्राम मिलके M1 प्लस M2 ये पूरा का पूरा रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में जाएगा, और ये साइकिल कंटिन्यूस चलता रहता है। इस तरह से ये फ्लैश चैम्बर इसमें काम करता है, और इस तरह से इसमें COP इम्प्रूव हो जाती है। तो मैंने आज एक ही मेथड आपको बताने का प्रयास करा है। रिमेनिंग 3 मेथड मैं अपने अगले लेक्चर में बताऊँगा, तो आप इस एक मेथड को इस तरह समझ लीजिए, ये 3 मेथड है। तो थैंक यू, मेरा लेक्चर यहीं फिनिश होता है। थैंक यू।